आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। देश में घुसपैठ एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरी है। लगभग हर राज्य अवैध घुसपैठ की समस्या से जूझ रहा है। जो राज्य दूसरे देशों की सीमाओं से जुड़े हुए हैं, वहां पर यह समस्या सबसे ज्यादा है। इसी समस्या से निपटने के लिए योगी सरकार ने अब घुसपैठियों पर नकेल कसने के लिए उन्हें डिटेंशन सेंटरों में रखकर बायोमेट्रिक प्रोफाइल बनाने का फैसला लिया है। बायोमेट्रिक प्रोफाइल के जरिए घुसपैठियों की एक डिजिटल फाइल बनेगी, जिसे केंद्र सरकार के साथ साथ दूसरे राज्यों के साथ भी साझा किया जाएगा, जिससे घुसपैठियों पर लगाम लगाई जा सके। आज इसी मुद्दे पर हम डिबेट में विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में हमारे कंसल्टिंग एडिटर शेखर आनंद त्रिवेदी भी मौजूद हैं। सपा से अपना पक्ष रखने के लिए विवेक कुमार पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और आपको बता दें कि भाजपा से चंद्रमोहन चौबे जी भी अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन डिबेट की शुरुआत करने से पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आज सदन में घुसपैठ को लेकर क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। आज इस मंच से, आपके माध्यम से इस सदन को और देश की जनता को कहना चाहता हूं, क्या कोई भी देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है जब देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो वो घुसपैठिए तय करेंगे? मान्यवर नहीं रह सकते। एक मतदाता का एक से ज्यादा जगह पर वोट होना चाहिए। मान्यवर, एक से ज्यादा जगह पर वोट होना चाहिए। जो लोगों का मृत्यु हो चुका है, मान्यवर, जिन लोगों का मृत्यु हो चुका है उनका वोट मतदाता सूची में होना चाहिए। मान्यवर, ये SIR और कुछ नहीं है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण है। मैं मानता हूं इससे कुछ दलों के राजनीतिक स्वार्थ आहत होते हैं। मुझे उन दलों के प्रति एक प्रकार से अनुकंपा भी है, क्योंकि देश के मतदाता तो वोट देते नहीं हैं। ये थोड़े विदेशी दे देते थे, वो भी चले जाएंगे। मगर मान्यवर, क्या हमने भारत के नाते निर्णय करना पड़ेगा कि इस देश की संसद को चुनने के लिए, राज्य की विधानसभा को चुनने के लिए विदेशी को वोट देने का अधिकार देना है या नहीं देना है? और मेरा मत है, मेरा विनम्र मत है मान्यवर, कि ये नहीं देना चाहिए। देखिए, इस सिलसिले में हम लोग मध्य जोन में विभिन्न थाने की टीमें मौके पे जा करके और डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर रही हैं और इसी के हिसाब से जो विरोधाभास मिलेगा उसके हिसाब से कानूनी कार्रवाई अग्रिम की जाएगी। अभी तक सर इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? क्या कोई संदिग्ध व्यक्ति पाया गया है अभी तक? अभी तक ऐसा कोई संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन हम लोग गहन परीक्षण कर रहे हैं। मौके पे टीमें जा रही हैं, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर रही है और जैसी प्रगति होती है हम आपको अवगत कराएंगे। किस किस तरह के दस्तावेज देखे जा रहे हैं सर? उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको वेरीफाई किया जा रहा है और जो भी उनके नागरिकता के संबंध में जो भी डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं उनको डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जा रहा है। चलिए अब डिबेट की शुरुआत करेंगे, क्योंकि आज सदन में एक बार फिर से अमित शाह ने इस मामले को उठा दिया है, घुसपैठियों का मामला उठा दिया। हालांकि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार ये मामला बढ़ता जा रहा है। आपको ये जानकारी दे दें कि रोहिंग्या और जो घुसपैठ है उस पर रोक लगाने के लिए अब योगी सरकार पूरी तरीके से सख्त होती नजर आ रही है। डिटेंशन सेंटर को लेकर भी अब तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो इसी पर आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे जो गेस्ट है वो भी मौजूद हैं। हम स्वागत करेंगे उनका और उनसे ही इस पूरे मामले को लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि जो विपक्ष है वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि आखिरकार जब आपको ये पता था कि घुसपैठ है देश में, प्रदेश में, तो पहले से कार्रवाई क्यों नहीं हुई? 2017 से उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, तो उस समय कार्रवाई क्यों नहीं हुई और अब क्यों कार्रवाई की जा रही है? तो इसी पर बातचीत करेंगे। हालांकि इससे पहले हम इसकी शुरुआत करते हैं, आपको एक और मामला बता देते हैं कि किस तरीके से तैयारियां उत्तर प्रदेश में चल रही है। क्योंकि आपको बता दें कि जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उनके आदेश के बाद शहर शहर घुसपैठियों पर ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। इस आदेश के बाद लखनऊ से लेकर लखीमपुर तक घुसपैठियों में भगदड़ मच गई है। क्या कुछ चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर एक बार फिर से हम अपने जो गेस्ट हैं उनके पास भी पहुंचेंगे और आपके सवालों का जवाब लेंगे। आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं,
बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। देश भर में इस वक्त अवैध बांग्लादेशियों और घुसपैठियों की तहकीकात तेज है, लेकिन उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों की तलाश युद्ध स्तर पर चल रही है। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद ताबड़तोड़ एक्शन दिखाई दे रहा है। एक तरफ प्रशासन शहर शहर अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों की मुनादी कर रहा, तो दूसरी तरफ प्रदेश की राजधानी में जनप्रतिनिधियों ने घुसपैठियों को बाहर निकालने का बीड़ा उठाया है। सरकार घुसपैठियों को बाहर निकालने का पुख्ता संकल्प ले चुकी है। प्रशासन पूरे एक्शन मोड में है, तो वहीं अब घुसपैठियों में भगदड़ भी मच चुकी है। लखनऊ में कई झुग्गी बस्तियां खाली होने लगी हैं, तो अलग अलग काम में लगे अवैध बांग्लादेशी भी भाग खड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश है कि जो भी प्रदेश में अवैध घुसपैठिए बांग्लादेशी रह रहे हैं, उनको देश से बाहर निकाला जाए, उनकी जांच की जाए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मेयर सुषमा खरकवाल ने भी इसको लेकर अभियान तेज कर दिया है। इस समय हम आपको एक बस्ती दिखाते हैं जहां पर संदिग्ध बांग्लादेशी रह रहे थे, रोहिंग्या रह रहे थे। जब से जांच शुरू हुई, पुलिस ने पड़ताल शुरू की, उसके बाद से आप इस बस्ती का नज़ारा देखिए कि किस तरह से लोग यहाँ से गायब हो गए हैं। तमाम सामान, तमाम चीज़ों को लेकर अब वो यहाँ से चले गए हैं। अब ये बस्ती पूरी तरह से उजड़ गई है, लेकिन कुछ दिन पहले यहाँ पर कम से कम 100 से 200 परिवार रहा करते थे, लेकिन अब आपको यहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। और इसका कारण ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश है कि कोई भी अवैध व्यक्ति जो कि बिना किसी कागजात के दूसरे देश से यहाँ पर आया है, उसको जांच की जाएगी, उसको डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये निर्देश जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया है, तब से ऐसे तमाम लोग अपनी उन जगहों को छोड़कर भाग गए हैं जहां पर वो अवैध तरीके से रहते थे। हालांकि तो एक तरीके से देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में अब डिटेंशन सेंटर को लेकर काफी तैयारियां हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सख्त होते नजर आ रहे हैं, तो इसी को लेकर अब जो विपक्ष है वो भी निशाना साधते नजर आ रहा है सरकार पर। तो सबसे पहले हम सत्ता पक्ष से ही जानना चाहेंगे विपक्ष के सवालों का जवाब। हमारे साथ चंद्रमोहन चौबे जी मौजूद है बीजेपी से, सपा से हमारे साथ विवेक कुमार पांडे जी भी मौजूद है। चंद्रमोहन चौबे जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि जो विपक्ष है, यानी कि हम सपा की बात करें या अखिलेश यादव की बात करें, लगातार सवाल उठा रहा है कि आखिरकार 2017 से सत्ता में आप हैं और पहले से आपको पता है कि बहुत सारे सरकारी संस्थानों में भी घुसपैठ के जरिए लोग घुसे हुए हैं, घुसपैठिए घुसे हुए, रोहिंग्या घुसे हुए। तो अब जो है वो अब सत्यापन की प्रक्रिया क्यों लागू की जा रही है, पहले क्यों नहीं इस पर कार्रवाई की गई? तो ये जो विपक्ष के सवाल है, इसका जवाब आप क्या देना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी, यदि आप विचारधारा देखेंगी या भारतीय जनता पार्टी के काम करने का आप तरीका देखेंगी, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर काम करती है। वो देश में चाहे आतंकवादी घटना हो, चाहे देश में किसी भी प्रकार की अवैध लोगों की रहने की बात हो, भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को मुखरता के साथ उठाती है। ये कोई विपक्ष का कहना का मतलब नहीं या औचित्य नहीं है कि कार्रवाई क्यों हो रही है और अब क्यों हो रही है। कार्रवाई हो रही है ना, और कार्रवाई हो रही है, उस कार्रवाई का भय दिख रहा है ना। किस प्रकार से लोग अब लखनऊ में जो अवैध बस्तियों में रहते थे, आज जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगम जो निकाय हमारे हैं, नगर निगम के जो निकाय हैं, उनके अधिकारियों से, उनके मेयर से, उनके पार्षदों से कहा गया है कि आप अपने अपने क्षेत्र में इस प्रकार के जो भी अवैध लोग रहते हैं, जिनके पास कोई कागज नहीं है, कोई आधार
से लेकर जो बने हुए भी हैं, जो कोई दिखा रहा है कि ये बंगाल के रहने वाले हैं, असम के रहने वाले हैं या पूर्वोत्तर के रहने वाले हैं, तो उन लोगों से भी कहा जा रहा है लेकिन कि देखिए चंद्रमोहन जी, सवाल तो कागज दीजिए, जो सवाल विपक्ष के पूछ जो रहा है सत्यापन चंद्रमोहन किया जी जाएगा। और यदि आप इस भारतवर्ष के नागरिक हैं तो आप डिटेंशन सेंटर से बाहर आकर जहां आप पहले रहते थे वहां फिर से रह सकते हैं। और यदि आपके कागज का सत्यापन नहीं हो पाया, यानी कि जिस राज्य के आप रहने वाले हो, बंगाल के हो, असम के हो, वहां के लोकल थाना जो आपका एड्रेस पे, आधार पे या जो आपके पास प्रमाण पत्र है उसके लेकिन चंद्रमोहन जी देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल देखिए सवाल ये है कि जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं कि अब इस पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है कि कार्रवाई अब हो रही है, पहले भी हो सकती थी, लेकिन सवाल ये है कि 9 साल बाद, मतलब आप समझ रहे हैं 9 साल से अब आपको जाकर झुग्गी बस्तियां जो है वो नजर आ रही है। 9 साल से सत्ता तो आपकी है ना, तो फिर उस समय तक क्यों नहीं दिखा? क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं कि सरकारी जो संस्थान है उसमें भी कहीं ना कहीं घुसपैठिए वहां घुसे हुए हैं, लेकिन आपको ये जब जानकारी है तो 9 साल बाद झुग्गी जो बस्तियां हैं वो आपको नजर आ रही है, 9 साल बाद आप इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, उससे पहले और उसी दौरान क्यों नहीं कार्रवाई हो पाई? सवाल ये है विपक्ष का। देखिए, विपक्ष के सवाल से जो है देश नहीं चलता है या कानून नहीं चलता है, वो सवाल नहीं कर रहे हैं। उनको सबसे ज्यादा डर जो है, जो ये अवैध घुसपैठिए थे जिनका इन्हीं लोगों के द्वारा, इन्हीं लोगों का सत्ता का संरक्षण है, चाहे वो टीएमसी का हो, चाहे कांग्रेस के कुछ लोगों का हो, चाहे समाजवादी पार्टी के कुछ ऐसे लोग हैं, अभी जांच में बाहर आएगा कि इन लोगों ने ही वोट के लालच में इन लोगों को जो है अवैध कागज बनवाए थे, और वो कागज आप सामने आ रहे हैं। अभी देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में ही एक टीचर, महिला टीचर थी जो रहने वाली पाकिस्तान की थी, जब उसके कागज चेक होने लगे तो पता चला कि वो पाकिस्तान की है, अब उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। इसी प्रकार जो है बिहार में भी कुछ घटनाएं घटित हुई थी, इसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी, गुजरात में भी, दिल्ली में भी। तो इसी को लेकर जब सरकार ने देखा कि इस प्रकार की जो है घटनाएं घटित हो रही हैं, तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इन सारी घटनाओं को, देश में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जिस प्रकार से अवैध घुसपैठिए, चाहे वो रोहिंग्या हो, चाहे अवैध बांग्लादेशी हो, चाहे कुछ पाकिस्तान के लोग जो हैं वो यहाँ पर हैं, तो क्यों ना इसकी जांच कराई जाए। और जो लोग भी हैं, अगर सही लोग हैं, देखिए डरने की किसी को जरूरत नहीं है। जो सही व्यक्ति होगा, जो भारत का नागरिक होगा, नहीं आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन आपने फिर भी अभी तक वो 9 साल वाले सवालों का जवाब नहीं दिया। इसी को लेकर अब हम आपसे भी जानना चाहेंगे विवेक पांडे जी, क्योंकि देखिए सवाल आपकी ही सरकार का है, या कह सकते हैं आपकी ही पार्टी का है, कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अब जाकर इस पे सत्यापन की कार्रवाई हो रही है, अब जाकर हटाया जा रहा है, लेकिन चंद्रमोहन जी तो कह रहे हैं कि विपक्ष के सवालों से देश नहीं चल पाएगा, विपक्ष जो सवाल कर रहा है उससे हम देश नहीं चला पाएंगे, हमको जब लगेगा कि हमें इस मामले पर कार्रवाई करनी चाहिए तब हम कार्रवाई करेंगे। क्या कहेंगे आप इस पर? विवेक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। विवेक जी, आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए एक बार, आवाज नहीं आ रही आपकी। मैंने अनम्यूट कर रखा है, आवाज आ रही है? हाँ जी ठीक है जी। पहले तो मंच पे उपस्थित सभी सम्मानित पैनलिस्ट, सभी एंकर और सभी आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम, और अपनी बातों को अनुमोदन के साथ अभिव्यक्त करने की अनुमति मैं पूरे मन से चाहूंगा। अभी हमारे आदरणीय भाजपा के चूंकि वरिष्ठ हैं, तो इन्होंने 2-3 बातें कही जिस पर कि मैं आपत्ति दर्ज कराने के साथ कुछ तथ्यात्मक बातें सामने रखूंगा। इन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग फर्जी दस्तावेज बनाने के कार्य करते थे। ठीक है, कह देने से प्रामाणिकता अगर सार्थक होती तो मुझे लगता है उसको तर्क और कहीं ना कहीं एविडेंस की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन मैं कुछ प्रमाण रखूंगा। रुबेल जोनू शेख को जानते हैं? ये भाजपा से है ना, पूछे रुबेल जोनू शेख को जानते हैं? फरवरी 2021 में मुंबई पुलिस ने अवैध बांग्लादेशी प्रवासी के रूप में गिरफ्तार किया था। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारत में रह रहा था और मुंबई बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष था वो, है ना। ये विपक्ष की बात कर रहे थे। विक्रम रॉय का नाम सुना इन्होंने? ऑपरेशन लोटस चल रहा है ना बंगाल में। जुलाई 2024 में लखनऊ आतंकवाद निरोधक दस्ते एटीएस ने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता विक्रम रॉय को गिरफ्तार किया और उस पर बांग्लादेशी नागरिकों के लिए जाली पहचान पत्र बनाने, अवैध सीमा पारगमन की सुविधा देने का आरोप लगा
और उसको लखनऊ एटीएस बंगाल से उठा करके लाई। अब्दुल करीम का नाम सुना है आपने? जुलाई 23 में असम के होजाई जिले में मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किए 6 लोगों में स्थानीय बीजेपी नेता अब्दुल करीम भी शामिल था। देखिए, सबसे बड़ी बात आपको समझनी पड़ेगी, भाजपा ने एक आदत बना ली है कि सत्ता का अहंकार इनके स्तर पे प्रचंड रूप से चल करके बोल रहा है। ये जिस प्रकार की देश में लोकतंत्र की स्थापना चाहते हैं, वो लोकतंत्र भय पर आधारित लोकतंत्र हो दिखाई देगा आपको। इनका जो उद्देश्य है, इनका उद्देश्य है भय पर आधारित लोकतंत्र को स्थापित करना, जिसमें भय इनका हथियार होगा और लोकतंत्र इनका आडंबर होगा, जिसको ये अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने रखने का प्रयास करेंगे। वास्तविकता यह है कि भाजपा के प्रवक्ता जब बैठते हैं किसी भी मंच पे, आप देखिए उनके पास सत्य कम होता है, आडंबर ज्यादा होता है। शुरू की ओपनिंग स्टेट में ही इन्होंने देशभक्ति की बात कर दी, राष्ट्रवाद की बात कर दी। सर्टिफिकेट बांटेंगे आप राष्ट्रवाद का? जी, कई मुस्लिम समुदाय के ऐसे नाम मैं गिनवा दूंगा जिनको की पद्मश्री दिया गया इनकी सरकार में। उससे बड़ी बात पे आऊं मैं, उससे बड़ी बात यह है कि अभी आपने अपनी ही ओपनिंग रिमार्क में एक बस्ती को दिखाया था, तो मैं आश्चर्यचकित हूं। अगर ये बस्ती यूपी की है, जो बस्ती आपने दिखाई कि खाली हो गई, अगर ये उत्तर प्रदेश का था, तो ये तो सरकार की असफलता का प्रमाण आपने दिखा दिया। इनको तो मुझे लगता है सबसे पहले समीक्षा पे बैठ जाना चाहिए अपने सारे अधिकारियों को लेके, कि अगर आपके सामने इस तरह से बांग्लादेशी रोहिंग्या एक बस्ती खाली करके निकल गए और आपको भनक तक न लगी, आपकी कानून व्यवस्था कागजों पे इतनी चाक चौबंद है कि महिलाएं गहना पहन के रात में 12 बजे निकलने के दावे करने वाले इतने रोहिंग्याओं की बस्ती खाली हो गई, आपको पता ना चला। ये तो वही हुआ कि बिल्ली रखवाली कर रही थी, नीचे से चूहा आया, दूध पी करके निकल गया। तो कैसी रखवाली थी ये, इसका भी जवाब दे दीजिएगा मुझे। और एक बात, बहुत अच्छी बात आई थी अभी 10 महीने पहले का एक प्रकरण है, मुझे लगता है अब तो 11-12 महीने हो गए। रोहिंग्याओं ने नगर निगम की टीम पे हमला किया था। इनकी सुषमा जो खरकवाल जी मेयर हैं इस समय लखनऊ की, चूंकि इस मामले पे बड़ा कल पेम्पलेट वगैरह उन्होंने बांटा। मैं ये सवाल पूछूंगा, 10 महीने पहले जब रोहिंग्याओं के होने की खबर आपको मिल गई थी और नगर निगम में 80% से के आसपास जो कर्मचारी थे, सफाई कर्मचारी, वो रोहिंग्या बताया था खुफिया विभाग ने, आपने कार्रवाई क्या चुनाव के आने का इंतजार कर रहे थे? क्या चुनाव आने का इंतजार कर रहे थे आपकी जब चुनाव आएंगे तब हम रोहिंग्याओं के नाम पे CAA को, NRC को, SIR के फॉर्म में लागू करने का प्रयास करेंगे और उसको हम जो वोट हटाए जाएंगे उनको रोहिंग्या के रूप में दिखा दिया जाएगा? मेरा कहना यह है, ये तो सरकार का लॉ एंड ऑर्डर पे सीधा सीधा फेलियर है। ये खुद ही बैठ करके हर मंचों पे बता रहे हैं कि रोहिंग्याओं को चिन्हित किया जा रहा है। मैं ये पूछ रहा हूं, जिस कंपनी ने उन रोहिंग्याओं को नगर निगम जैसी संवैधानिक संस्था से जोड़ा, उस कंपनी को क्या इन्होंने नोटिस दिया? क्या उस कंपनी का ये नाम बताएंगे किस कंपनी में ऐसे रोहिंग्याओं को नौकरी पे रखा? विवेक जी, आपके सवालों का जवाब हम चंद्रमोहन जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले हम शेखर जी से भी बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि शेखर जी देखिए, एक कह रहे हैं कि सत्यापन क्यों हो रहा है अभी इतने सालों बाद, और एक कह रहे हैं कि सत्यापन हो रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, जिस तरीके से हमारे देश में बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, श्रीलंकन हो या नेपाल की तरफ से हो, पाकिस्तान की तरफ से हो, हमारा देश जितनी सीमाएं खुली हुई हैं उन सब जगहों से हमारे देश में घुसपैठ होती आई है। और ये घुसपैठ आज से नहीं हो रही है। हकीकत यह है कि जब हम में से बहुत सारे लोग पैदा भी नहीं हुए थे, उससे पहले से ये पूरी घटनाएं होती आ रही हैं। मुक्ति वाहिनी का गठन और उसके बाद बांग्लादेश अलग देश अगर पाकिस्तान से बना है तो उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही थी कि जिस तरीके से बांग्लादेश से पलायन करके हिंदुस्तान में लोग आ रहे थे, तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने इस बात को पुरजोर तरीके से रखा था, दुनिया के मंचों पे रखा था कि हम इतने लोगों को शरण नहीं दे सकते और बांग्लादेश को बनाना ही पड़ेगा। इसीलिए वहां मुक्ति वाहिनी का गठन हुआ, सपोर्ट किया गया और वो पूरा एक प्रकरण चला। अब जिस तरीके से सत्ता पक्ष या विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, बड़ी चीज यह है कि एक मसले पर सबको एक मत होना चाहिए कि हमारे देश में जो रहेगा, जो हिंदुस्तानी है, उसका पहला हक है वो किसी भी जाति या धर्म से आता हो, लेकिन सबसे पहला जो रहने का, खाने का, या जो हमारी संविधान की तरफ से हमें प्रिविलेजेस मिली हैं, उन सब चीजों का हक हमारे देश में सबसे पहले उसको है जो भारत का मूल नागरिक है। इसके बाद जो हमारे शरणार्थी हैं या बाकी लोग हैं जो लीगल दस्तावेजों के साथ में जिनको भारत ने अपने यहाँ शरण दे रखी है, उनके साथ में जिस तरीके के हमारे प्रावधान हैं, जितनी उनकी लिमिटेशंस तय की गई हैं, वो लोग रह सकते हैं। यहां पर सवाल सबसे बड़ा यह है कि ये लोग जो घुसपैठिए के रूप में चिन्हित हो रहे हैं, ये अलग अलग देशों से भारत में चोरी छुपे दाखिल हुए हैं
और सिर्फ दाखिल ही नहीं हुए हैं, इन्होंने अपना पूरा एक साम्राज्य, एक पूरा नेटवर्क, एक पूरा नेक्सस बनाया है। और बड़ी चीज यह है कि इसको नेक्सस को तैयार करने में, उनके कागजात तैयार करने में, उन्हें रोजगार देने में हमारा जो मौजूदा सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं पर लिप्त है। और अलग अलग प्रदेशों में ये लोग बसे हुए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जिसको कायदे से इन लोगों को लोकेट करना चाहिए था, चिन्हित करना चाहिए था और इन्हें देश से बाहर करना चाहिए था। ये केवल एक उत्तर प्रदेश या दिल्ली या राजस्थान या मध्य प्रदेश की बात नहीं है। तमिलनाडु, केरल से आप शुरू करिए और कश्मीर तक चले जाइए, हर जगह पर आपको ये घुसपैठिए मिलेंगे। और इनकी जो हरकतें हैं, जिस तरीके से ये लोग काम करते हैं, जिस तरीके का इनका पूरा अप्रोच है, वो हमारे देश के हित में कतई नहीं है। जिस तरीके से अभी चंद्रमोहन जी ने कहा, चंद्रमोहन जी मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, या जब भी आए आपने एक अभियान शुरू किया, केंद्र सरकार की तरफ से अभियान शुरू हुआ, राज्य सरकार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार इस चीज को लगातार लेकर के आगे बढ़ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर एसआईआर का काम नहीं चल रहा है, या फिर अगर आज आप इनका वेरिफिकेशन लखनऊ में कर रहे हैं, लखीमपुर में कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के हर 17 निकायों में कर रहे हैं, इनका जो नेक्सस है ये इस तरीके से काम करता है कि जिन जगहों पर सख्ती कम है या जहां पर इस तरीके का अभियान नहीं चल रहा है, या तो ये उस डिस्ट्रिक्ट में चले जाएंगे, वरना आपके राज्य से ये पार तक करा दिए जाएंगे। इसके लिए क्या मैकेनिज्म है कि कम से कम इनको आप उत्तर प्रदेश से बाहर जाने से रोकें और स्थिति यह बने कि आप वास्तव में डिटेंशन सेंटर में उनको ले करके आए ताकि वो अपने मूल देश पहुंच सके? शेखर जी, बिल्कुल सही आपने प्रश्न किया। और प्रश्न लोगों के मन में चल रहा है और उसका उत्तर यही है कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, उनके प्रमाण पत्रों के, उनके कागज के, उनके आधार कार्ड के, चाहे उनके जन्म प्रमाण पत्र के, उनका सत्यापन किया जाए। जो भी लोग थोड़ा भी संदेहास्पद दिख रहे हैं, जिनके भी आधार में या जन्म प्रमाण पत्र में संदेह उत्पन्न हो रहा है, सेंटर में डाला जा रहा है। ऐसे ही लोगों को डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा और फिर उनको, जैसे हमने आपसे बताया कि जो लोग डिटेंशन सेंटर में डाले जाएंगे वो कहाँ के रहने वाले, कहाँ का उनका आधार बना है, कहाँ उनका जन्म प्रमाण पत्र बना है, कहाँ का उनके पास जो हाई स्कूल या इंटर जो भी उन्होंने कागज बनवा रखे हैं, उनका सत्यापन किया जाएगा। उनके उस जिले से या जिस स्कूल से या जिस बोर्ड से जब उनके सत्यापन की जब प्रक्रिया पूरी होगी, यदि वो वाकई में बंगाल के हैं, असम के हैं, या हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, या बिहार के हैं, या तेलंगाना के, जहां के भी होंगे, सत्यापन में यदि वो भारत के नागरिक हैं, तब तो वो यहां रहेंगे। जो भी उनको सुविधाएं मिली हैं वो सुविधाएं उनको मिलेंगी। लेकिन सत्यापन में जो लोग नहीं पाए जाएंगे उनको जेल डाला जाएगा और उसके बाद गृह मंत्रालय को रिपोर्ट दिया जाएगा कि हमारे यहाँ, हमारे उत्तर प्रदेश में इतने लोग बिना कागज के मिले हैं, जिनका कोई भी इनके आधार मिला न जन्म प्रमाण पत्र, कोई भी सत्यापन इनका सही नहीं है। अब जो आपको कार्रवाई करनी हो करिए, ये हमारे यहाँ जेलों में बंद है। ठीक है चंद्रमोहन जी, मैं अब इस सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, प्रति नरमी थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं इसको। ये ठीक है, आपने अपनी तरह से जो दलील रखनी थी वो बताई हमें कि किस तरीके से क्या चीज आप करने वाले हैं। अब आइए, आपकी जिस आधार कार्ड को, राशन कार्ड को, जिस पहचान पत्र को, जन्म प्रमाण पत्र को आपकी सरकार वेरीफाई कर रही है या चेक कर रही है, स्थिति यह है कि बांग्लादेश से एक आदमी मान लीजिए घुसा, जैसे ही वो हिंदुस्तान में दाखिल होता है उसके बाद उसको यह पता होता है कि उसको कहां पर जाना है। जब वो उस जगह तक पहुंच जाता है, वहां पर उसको यह बताया जाता है कि कौन से प्रदेश में जाना है, उस प्रदेश के कौन से शहर में जाना है, उस शहर की किस कॉलोनी में जाना है, किस आदमी से संपर्क करना है, उसके लिए कौन सा काम उचित होगा। एक पूरा उसका, जिसको कहते हैं ना कि मानव संसाधन जिस तरीके से काम करता है विभाग, उस तरीके से यह घुसपैठियों का पूरा नेक्सस काम कर रहा है। अब आप हमें बताइए कि आधार कार्ड भी मिल जाएगा,
राशन कार्ड भी मिल जाएगा, वो भारत का नागरिक साबित भी कर देगा, लेकिन है वो बांग्लादेशी, या आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जिस बात का जिक्र अभी विवेक पांडे जी ने किया, लखनऊ की वो घटना थी, इंदिरा नगर की वो घटना थी, सुषमा खरकवाल जो हमारी मेयर हैं वो वहां पर गई थी, नगर निगम के अधिकारी थे जिनके कपड़े फाड़ डाले उन रोहिंग्याओं ने, वहां पर पुलिस से मुकदमा दायर कराया गया, 3 दिन तक मेयर दौड़ती रही और फिर वो पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया। क्या इस मामले पर आप कोई रोशनी डालेंगे? शेखर जी, ईर्षी देखिए, इन सबका जो SIR हो रहा है ना, ये उसी में आ रहा है, उसी से ये पकड़े जाएंगे। क्योंकि आप भी मानते हैं शेखर जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी ये मानते हो कि एक नेक्सस है, और इसी प्रक्रिया के तरह के तह में जब जाएंगे तो उस नेक्सस का भी भंडाफोड़ होगा कि कागज उनका कहां बना, किसने बनवाया। अब 2003 वाला जो SIR के माध्यम से आ रहा है, तो बहुत से लोगों ने, अभी आपको भी जानकारी होगी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, अभी मध्य प्रदेश का एक उदाहरण ले लीजिए कि वो वहां पर सरकारी नौकरी भी पा गया था और मतदाता सूची में भी उसका नाम था, और लेकिन मतदाता सूची में जिसका उसने एपिक नंबर डाला था या जिस व्यक्ति का अपना पिता बताया था, जब यही SRI के तहत जब जानकारी ज्यादा ली गई तो पता चला कि वो पिता उसके नहीं थे, और इसने बताया था कि वो व्यक्ति के 4 बेटे हैं, उनमें से एक वो है, जबकि जब जांच हुई तो पता चला कि उसके 2 ही बेटे हैं और ये उसका बेटा नहीं है। तो उसकी जांच हुई, सत्यापन हुआ, वो पकड़ा गया। तो इसी प्रकार देखिए, ये पूरा का पूरा एक लंबी प्रक्रिया, ऐसा नहीं है, ये तो अभी शुरुआती आधार है, लेकिन अगर हम चलेंगे, यदि हम करेंगे तभी तो पकड़ेंगे। अब हम ये कहें कि ठीक है चंद्रमोहन जी, हम इसके आगे की जानकारी लेते हैं। सुनिए तो, रुक जाइए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। देखिए शेखर जी, इसी प्रकार यही बात विपक्ष की, विपक्ष भी देखिए क्या कहता था कि राम मंदिर जब चुनाव आता है तब ये करते हैं। अब मंदिर की बात नहीं, ठीक है चंद्रमोहन जी, आपने अपना पॉइंट रख दिया। आज हम घुसपैठियों पर चर्चा कर रहे हैं, हम उसी पे रहेंगे, ठीक है। अब मैं विवेक जी का रुख करता हूं। विवेक जी, मैं आपसे 2 चीजें समझना चाहूंगा। आपने, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत ही शालीनता से इस डिबेट की अपने हिस्से की ओपनिंग की है और बहुत तथ्यपूर्ण तरीके से आपने चंद्रमोहन जी पर अपनी बातों को रखा है, सवाल रखे हैं। मैं लेकिन 2 चीजें आपसे भी समझना चाहूंगा। एक सवाल है जिसमें मैं चाहूंगा कि आप पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके भारतीय नागरिक होने के नाते जवाब दें, और दूसरा समाजवादी पार्टी के चूंकि आप प्रवक्ता हैं उस नाते से भी मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा होगा। पहली बात तो ये कि हम सब लोग जानते हैं कि देखिए 1971 से पहले से ही ये घुसपैठ का क्रम चल रहा है ना। जो अलग बांग्लादेश बना वो भी उसी का एक हिस्सा था जिसका जिक्र मैंने भी किया अभी। अब सवाल इस बात का है कि अनवरत क्रम चल रहा था। हमारे देश की जो पिछली सरकारें थीं, जिसमें समाजवादी पार्टी की भी उत्तर प्रदेश में सरकार रही है, बसपा की भी रही है, बीजेपी की भी रही है, कांग्रेस की भी रही है, यह अभियान निरंतर क्यों नहीं चला? क्योंकि हकीकत यह है कि एक आम भारतीय नागरिक होने के नाते जो हमारा आपका टैक्स का पैसा है वो जरूरतमंद तक पहुंचे और मूल भारतीय तक पहुंचे, यह हम सब की सदिच्छा है। हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें, हमें स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर मिलें, ये सारी चीजें होनी चाहिए जिसकी हम सरकार से अपेक्षा करते हैं। वो सरकार किसी की भी हो सकती है, लेकिन घुसपैठियों की वजह से उस पर कहीं ना कहीं तो असर पड़ता ही है, और सबसे ज्यादा प्रभावित वो होता है जो मूल निवासी है, क्योंकि आप अपने घर के अंदर चिल्ला करके ये नहीं कह सकते कि ये तो मेरा घर है। दूसरी चीज ये है कि जो क्रम बीजेपी की तरफ से आज शुरू किया गया, मान लेते हैं कि आज ही इन्होंने शुरू किया, फर्ज कीजिए कि जिन राज्यों में यह क्रम नहीं चल रहा या विपक्ष की सरकारें, या कल की डेट में आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में आती है, तो ऐसी स्थिति में हम किस तरह की उम्मीद कर सकते हैं आपकी पार्टी से? मैं दोनों बातें स्पष्ट कर दे रहा हूं। पहले इस बात को समझ लीजिए, ऐसे समझिए, राकेश सिन्हा इनके सांसद और संतोष ओझा दिल्ली पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष इनके बीजेपी के, 6 महीने पहले इन्होंने दिल्ली में वोट किया, और 6 महीने बाद बिहार के भी वो दृश्य सबके सामने मीडिया ने ही दिखाया जिसमें वो वोट फॉर लोकतंत्र दिखा रहे थे, वोट फॉर सुशासन दिखा रहे थे, वोट फॉर एनडीए दिखा रहे थे। तो गलत तो पहली बात तो बीजेपी जो चुनाव की प्रक्रिया है वो तो बीजेपी ही मैनिपुलेट कर रही थी, बीजेपी ने स्वयं साबित कर दिया। दूसरी बात पे आता हूं, हरियाणा से ट्रेनें भर भर करके आप कार्यकर्ता लाए थे या बांग्लादेशी हिंदुओं को लाए थे जिनके फर्जी आधार कार्ड और वोटर कार्ड आपने बनवाए?
उस पर तो बात ही नहीं हो रही है। उस पर तो बात हो ही नहीं रही है कि ये जो घर वापसी का इनका एजेंडा है संघ का और विश्व हिंदू परिषद और भाजपा वालों का, भाई देखिए धर्म परिवर्तन पे कानून आया। धर्म परिवर्तन किसको मानते हैं? हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म जबरन किसी को स्वीकार करवाना धर्म परिवर्तन है। लेकिन हम ये कैसे मान ले कि जो इनका घर वापसी का एजेंडा है उसमें जबरन कोई कृत्य नहीं किया जा रहा है, उसमें ब्रेन वॉश नहीं किया जा रहा है, उसमें भी वही प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है। इन्होंने 55,000 से अधिक बांग्लादेशी हिंदुओं को नागरिकता दी। वो 55,000 से अधिक जो नागरिकता पहचान पत्र आपने नागरिक प्रमाण पत्र जारी किए, वो बांग्लादेशी कहाँ रह रहे हैं उसकी भी जानकारी तो सार्वजनिक करिए पहले। मेरा ये कहना है जाति के आधार पे आप एक वर्ग को भारत में लेके आ रहे हैं और जाति के आधार पे एक वर्ग को टारगेट कर रहे हैं, तो घुसपैठ की परिभाषा क्या है पहले तो वो भाजपा को स्पष्ट करनी चाहिए। नहीं, और इससे जरा ऊपर उठ करके बात करते हैं। मिला रहे हैं यहाँ पे नहीं, पत्रकार मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। नहीं, वो कानून है, वो कानून बना है, संसद में पास हुआ है, जिसमें अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इनके यहाँ के अल्पसंख्यक अगर हमारे यहाँ आते, मतलब उन देशों के अल्पसंख्यक जो जाहिर सी बात है कि हिंदू ही होंगे। मैं ये अगर आप ये बात कहेंगे तो फिर मुझे पूछना पड़ेगा कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हुए, जो इस्कॉन पे आग लगाई गई, जो वहां पर, उसके ऊपर आपकी पार्टी ने कितना रिटेलिएट किया है, कितना प्रदर्शन किया है? हम तो बिल्कुल कहेंगे। हम तो फिर सवाल ये भी उठाएंगे कि गोधरा फाइल्स पे बैन क्यों लगाया गया? बीबीसी ने आप ही की तरह एक प्रतिष्ठित मीडिया चैनल, उसने एक अगर कोई टेलीफिल्म बनाई, अगर उसने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, डॉक्यूमेंट्री तो रिसर्च के लिए होती है, तो उस पर आपने बैन क्यों लगा दिया? क्या था ऐसा उसमें? भाई देखिए सवाल का जवाब कुतर्क से नहीं हो सकता ना, तर्कों से देना होगा। इसीलिए और एक बात पे मैं आपका ध्यान लेके आना चाहता हूं, इसीलिए जानना चाह रहा हूं, मेरी एक बात और आने दीजिए, घुसपैठ स्पष्ट हो जाएगा। एक बात पे मैं आप पूरे मंच का ध्यान लाना चाहूंगा। उज्बेकिस्तान की कुछ लड़कियां अभी पकड़ी गई थी अंसल में, न्यू हैदराबाद में, हजरतगंज में, आपको पता ही होगा वो प्रकरण देह व्यापार से जुड़ा। ठीक है, तो क्या इनको घुसपैठ की परिधि में हम इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? आपको पता है उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में इस समय कितनी ऐसी लड़कियां हैं जिनका पासपोर्ट और वीजा नहीं है, लेकिन वो देह व्यापार में इस तरह संलिप्त है, और पुलिस को, प्रशासन को जानकारी है लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी अंसल में मैं आपको अपने सोर्सेस के द्वारा बता सकता हूं कि आप अगर चिन्हित करने जाएंगे, कई ऐसी बड़ी प्रॉपर्टी जो रिनोन्ड अधिकारियों के नाम पे है और उस पे इस तरह के कृत्य हो रहे हैं, इस तरह के काम चल रहे हैं, उस खुलेआम चल रहे हैं। समिट में चले जाइए, नशे का व्यापार खुलेआम चलता है। मैं तो ये पूछ रहा हूं ना, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र में कौन बैठा है? बॉर्डर की सुरक्षा किसके हाथ में है? आज अगर हम 21वीं शताब्दी में घुसपैठ की बात कर रहे हैं, मेरी बात आने दीजिए, घुसपैठ की बात कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार जिम्मेदारी क्यों नहीं तय कर रही है? बीएसएफ है, आईटीबीपी है। मैं ये पूछना चाहता हूं केवल, अगर आपने विवेक जी तमाम दलीलें रख दी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। देखिए सरकार तो आपकी भी रही है, ये घुसपैठ एक दिन से नहीं हो रही है, ये लोग आंकड़े जारी कर देना केंद्र सरकार। मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूं कि तब घुसपैठ, जब समाजवादी पार्टी की सरकारें रही हैं, हमारी जानकारी में पत्रकारिता करते हुए तो इस तरीके का कोई अभियान उस समय पे चला नहीं। मैं कहता रहा हूं घुसपैठ था ही नहीं कभी। घुसपैठ जब से भाजपा की सरकार आई है, ये अपने चुनावी एजेंडे, अच्छा घुसपैठियों की बात हो रही है, बता दीजिए अभी तक कितने घुसपैठी चिन्हित किए? भाजपा के प्रवक्ता बता दे। जहां जहां ये जाते, हरियाणा चुनाव था घुसपैठ हुई, आपके हिसाब से कोई नहीं मिला। आपके नहीं, एक सेकंड, कोई नहीं मिला। अब विवेक जी आप ये कह रहे हैं कि सारी घुसपैठ 2014 के बाद से शुरू हुई है? मैं ये कह रहा हूं घुसपैठ का एजेंडा भाजपा लेकर के आई है और भाजपा एजेंडे पे न जाइए। मेरा सीधा सवाल कह रहा हूं, यूपी में ये समस्या नहीं थी। मैं फिर कह रहा हूं यूपी में ये समस्या नहीं थी। 2014 या 17 के बाद उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है, क्या आप ये कह रहे हैं? मैं इसका जवाब तुरंत दूंगा। बिल्कुल जायज बात है, मैं यही कह रहा हूं, बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं। आप जवाब दीजिए। मैं यही कह रहा हूं। ठीक है चंद्रमोहन जी, आपने खुद ही कहा कि पत्रकारिता करते समय आप लोगों ने स्वयं इस समस्या को कभी नहीं देखा है। मैंने ये कहा है कि पत्रकारिता में कभी कोई ऐसा अभियान समाजवादी पार्टी की तरफ से चलाया गया हो, ये हमने नहीं देखा, क्योंकि कभी घुसपैठियों को बाहर करने ऐसी दुष्प्रवृत्ति थी नहीं। मैं ठीक है चंद्रमोहन जी, अब आप बताइए। अच्छा ये बता दे समाजवादी पार्टी जवाब देने दीजिए, जवाब चंद्रमोहन जी। जी 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 शेखर जी, आप देख लीजिए कि जैसे अखिलेश यादव जी तुष्टीकरण में अंधे हो जाते हैं और हिंदुओं पे अनाप शनाप बोलते हैं, हिंदू धर्म पे बोलते हैं, अरे बीच में नहीं, धैर्य से सुन रहा था। सुनिए, जिस तरह इनके नेता, उसी प्रकार देखिए इनको हिंदुओं से कितना नफरत है, जबकि पता नहीं इनको जानकारी है या नहीं है। इनको जानकारी है या नहीं है कि नेहरू लियाकत समझौता हुआ था, जिसमें हिंदुओं की रक्षा करने की जिम्मेदारी
भारत सरकार की थी, लेकिन ये तुष्टीकरण के अंधे लोग हैं, ये वोट बैंक के पिपासा लोग हैं। इनको चाहे हिंदू के साथ कुछ भी, इनको निर्लजता दिखे, हंसी आ रही है। इनके नेता ने जो है क्या क्या नहीं कहा, हमारे जो है जो रामचरितमानस का अपमान किया, और इनके नेता ने उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया। देखिए बेशरम, क्या इनकी निर्लजता देखिए, ये पता नहीं किस प्रकार की ये विवेक पांडे हैं भी कि नहीं है। देखिए इनके नेता के लोग क्या क्या बोलते हैं, मैं इनके वाक्य को स्वीकार नहीं करूंगा। शब्दों की मर्यादा बनाए रखिए, आप उम्र में बड़े हैं, तुरंत मैं निवेदन कर रहा हूँ, कर दिया। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि शब्दों की मर्यादा को मेंटेन करें। मैं कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता जिससे कि कोई चीज व्यक्तिगत हो। अर्जुन खड़गे ने क्या कहा, उनके बेटे ने कहा कि हिंदू धर्म जो है मलेरिया है, डेंगू है। इन लोग की एक आवाज नहीं निकलती है। और जैसे हिंदुओं की रक्षा की बात हुई, हिंदुओं के साथ जैन की, बौद्ध की, सिखों की रक्षा की बात भारत सरकार ने की, उनको देश में नागरिकता देने की बात की, ये तुरंत इतने बेशरम हो जाते हैं, इन लोग इतने निर्लज हो जाते हैं। थोड़ा भाषाई मर्यादा का भी ख्याल रखें। मैं आता हूं आपके पास चंद्रमोहन जी। विवेक जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, पक्ष में बोलना ठीक है चंद्रमोहन जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। और थोड़ा सा भाषा को संयमित रखें तो ये चर्चा जो है वो सार्थक रूप में कहीं पहुंच जाएगी, वरना होगा क्या कि आप और विवेक जी ऐसा लड़ेंगे तो अभी शब्दों की एक ऐसी बौछार शुरू हो जाएगी कि फिर मामला कहीं का कहीं डिरेल हो जाएगा। विवेक जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इसमें देखिए विवेक जी, मैं आता हूं चंद्रमोहन जी आपके पास, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो ठीक है। आप मेरी बात पकड़ करके अपनी तरह से इस्तेमाल करना चाहेंगे तो वो होने नहीं पाएगा। बिल्कुल नहीं। मैं शुद्ध रूप से कह रहा हूं कि वो चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, और चाहे 90 के दशक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो। हकीकत यह है कि हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाद अलग अलग प्रदेशों में, उसमें से अपने उत्तर प्रदेश में भी जो घुसपैठ है वो होती रही है, बाकायदा उनको बसाया जाता रहा है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मैं यहां तक आपको बता सकता हूं कि जब ओवैसी से मैंने यही सवाल पूछा तो असदुद्दीन ओवैसी का कहना था कि अब वो वहां जुल्म और जाति सह रहे हैं, रोहिंग्या मुसलमान हिंदुस्तान में आ गए हैं किसी भी तरीके से, तो क्या हम उनको छोड़ दें? तो ये मतलब किसके बूते पर ये सारी चीजें हो रही हैं, इस चीज को भी हमें समझना होगा। और मैं चाहूंगा कि आप एक भारतीय नागरिक होने के नाते इसका जवाब दें, ना कि समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्योंकि ये मसला देश का। आपने एक स्पष्ट लकीर खींच के मुझसे जवाब मांगा है, मैं बिल्कुल इसका जवाब एक भारतीय नागरिक होने के नाते देता हूं। एक भारतीय नागरिक होने के नाते देखिए, ये हम सबका दायित्व है कि इस देश की अखंडता, संप्रभुता को कोई भी अगर किसी भी तरह से डैमेज करने का प्रयास करता है तो उसको विशेष रूप से प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है। उस पर आवश्यकता हो, कार्रवाई करने की भी आवश्यकता है, उसमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन आज जो भारत की स्थिति है, भारत की परिस्थिति है और भारत की जो जनसंख्यात्मक आंकड़े हैं, उसके अनुसार ना हम विदेश से हिंदुओं को ले सकते हैं, ना हम मुसलमानों को ले सकते हैं, ना हम किसी अन्य जाति को शरण देने की स्थिति में हैं। जो वास्तविकता है, क्योंकि देश के संसाधन सीमित है, देश की आबादी जिस तरह से बढ़ रही है, पहले तो हमें इस पर लगाम लगाने की, इसको नियंत्रित करने की आवश्यकता है। क्योंकि ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानक है, अंतर्राष्ट्रीय मानकों की अवहेलना भी नहीं की जा सकती, लेकिन जहां पे जो उपाय और जो नियंत्रण किए जा सकते हैं उन पर ध्यान देना जरूरी है। घुसपैठ होती कहां से है? कहीं ना कहीं बॉर्डर का नाम आएगा, क्योंकि घुसपैठ का मार्ग बॉर्डर ही है। पहले राष्ट्र में होती है, फिर राज्यों में होती है, फिर जिलों में होती है, फिर तहसील में होती है। और इसकी जिम्मेदारी को तय करना, सुनिश्चित करना, यह हमारे राजनीतिक दलों की, जिसकी भी सत्ता है, चूंकि हम विपक्ष में है, अगर कल हम सत्ता में आते हैं तो हमारा भी दायित्व है कि हम इस बात को सुनिश्चित करें कि इस तरह की चीजों को बढ़ावा देना या इस तरह की प्रवृत्ति को जो यूटिलाइज करते हैं उनको किसी तरीके से कानून के माध्यम से प्रतिबंधित किया जा सके। मेरा ये कहना है, सिर्फ एक बात कहनी है, अगर हम घुसपैठ के मामले पे आपको समर्थन दें तो आप हमको आलोचित करेंगे, हम आपको नेशनल सिक्योरिटी के मामले में समर्थन दें तब आप आलोचित करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा, देखिए, इन्होंने ओपनिंग, मेरी आपत्ति केवल इतनी है, इन्होंने मुझे भी कास्ट सर्टिफिकेट दिया, राष्ट्रवाद की बात की, और इन्होंने हिंदुओं से जो एक जोड़ने का प्रयास किया, उस चीज को लेकर मेरी आपत्ति है। आप राजनीतिक दल है, राजनीति करिए, आप अपनी लकीर पे करिए, हम अपनी लकीर पे कर रहे हैं, लेकिन बात अगर भारतीय नागरिक की है, बिल्कुल मैं कहूंगा भारत की सुरक्षा से, भारत की सीमा से कोई भी खिलवाड़ करेगा उसको सीधे शूट टू किल सीधे उसको ऑर्डर। ठीक है, अब मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। अब हम इसका चंद्रमोहन जी से जवाब लेते हैं। चंद्रमोहन जी, विवेक जी ने बड़ा दिल दिखाया है और इस बात को कहा है
साफ साफ उन्होंने कहा है कि अगर एक भारतीय नागरिक होने के नाते उनकी भी इच्छा है कि जो इस देश का नहीं उसे इस देश से बाहर करिए, और सिर्फ बाहर ही ना करिए, आप उसे गोली मार दीजिए तो भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, जैसा उन्होंने कहा है। अब सवाल इस बात का है, मैं वापस आता हूं, जो सरकार ने, योगी सरकार ने फैसला लिया है, आप ये बताएं कि अभी तक डिटेंशन सेंटर जो बनाए गए हैं अलग अलग जगहों पर, उन जगहों से आपके पास आपकी पार्टी के क्या आंकड़े हैं, जिसमें कितने अभी तक वेरिफिकेशन के बाद वहां पर लोगों को पहुंचाया गया है या पहुंचाए जाने की प्रक्रिया चल रही है? क्योंकि आप ये तो मान लीजिए कि जो भी घुसपैठिया है, हम भी जानते हैं, विवेक जी भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, पूरी सरकार, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जानता है, लेकिन हकीकत यह है कि वो सारे दस्तावेज आपको दिखा देगा। ये आपको तय करना है कि आइदर ही विल बी इन इंडिया और नॉट। ये तो पूछ लीजिए डिटेंशन सेंटर बने कहां शेखर जी, हाँ जी, शेखर जी, जी जी, शेखर जी, सबसे पहली बात तो आप मैं संशोधन कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी लिस्ट तैयार नहीं कर रही, ये काम कर रही है सरकार और नगर निकाय के जो प्रशासनिक अधिकारी है, जो कर्मचारी है, वो जा रहे हैं और उनको एक समय, निश्चित सीमा तक उनको समय दिया गया है कि आप इतने लोगों की पहचान करिए और जिसके भी कागज संदेहास्पद लगते हैं ऐसे लोगों को डिटेंशन सेंटर में डालिए। और डिटेंशन सेंटर बनाने के बता दिए गए हैं, जो भी सरकारी आवास जो जगह खाली है, चाहे वो जमीन हो चाहे कई आवास खाली है, वहां पर ये सब सेंटर बनेगा। ये सारी की सारी जानकारी जो है लोगों तक पहुंच गई है। अब समाजवादी पार्टी के पास जैसा मन में चाहते हैं वैसा सुनना चाहते हैं, तो ये उनकी मंशा है। जानकारी लगभग प्रशासनिक लोगों के पास, पुलिस से लेकर या जो लोग भी इसमें जुड़े हैं, उन तक पहुंच चुकी है। अच्छा, ठीक है। और देखिए, इन्होंने कहा कि हम किसी को भारत में ले नहीं सकते हैं, तो 1954 का नेहरू लियाकत लिखा है कि हिंदू अगर कोई बांग्लादेश में अगर चले जाएंगे तो हम 2027 नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए चंद्रमोहन जी, समय बर्बाद हो जाएगा। मैं आपके सामने एक दूसरा आंकड़ा रखा। अभी आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, आपने कहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता या नेता ये लिस्ट नहीं बना रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात आपने कही है। सरकार और सरकारी तंत्र, शासन और प्रशासन, ये पूरा डिटेंशन सेंटर, जिस तरीके से बांग्लादेशियों या घुसपैठियों की पहचान होनी है, इस पूरी प्रक्रिया को हमारे सरकारी अधिकारी ही, पुलिस और प्रशासन ही पूरा कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। ये 100% सही बात है। लेकिन अब उसी एडमिनिस्ट्रेशन की एक और मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, कलई खोल रहा हूं, आप इस बात को जरा गंभीरता से समझिएगा कि जो जिसके हाथ में काम दिया गया है, उसी तरीके के किसी और जिले में पोस्टिंग पाने वाले अधिकारी ने किस तरीके का काम किया है। 80 किलोमीटर पर है रायबरेली का जिला। इस रायबरेली के जिले से 52,000 जन्म प्रमाण पत्र जारी हुए हैं 12 पंचायतों से, और इन 12 पंचायतों से जो जन्म प्रमाण पत्र जारी हुए हैं वो किनके हैं इसको कहने की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से बांग्लादेशी हैं, घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं, जिनको ये जन्म प्रमाण पत्र दिया गया है, और ये अभी सीमा से सटे हुए, बॉर्डर से सटे हुए जिलों में कहीं बैठे हुए हैं। अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ही जब इसकी जांच करा, योगी सरकार ने, एनआईए ने इस पूरे मामले को पकड़ा, और जब सरकार अपने स्तर पर इस पूरी जांच को आगे बढ़ा रही है, तो 800-850 के करीब जो जन्म प्रमाण पत्र हैं उनको रद्द किया गया है। 52,000 बन चुके हैं। अब आप हमें यह बताइए कि जिस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया, मतलब ये काम तो सरकार की, इसी सरकार के नाक के नीचे हो गया, तो आखिर जिस एडमिनिस्ट्रेशन के भरोसे आप हिंदुस्तान से बांग्लादेशियों या घुसपैठियों को ढकेलने की बात कर रहे हैं, वो तो यहां आपकी सरकार में जड़ें मजबूत कर रहे हैं। शेखर जी, जानकारी जब आई, जांच में आई, तो उस पे तभी तो डिटेंशन सेंटर बन रहा है, तभी तो उनकी जांच हो रही है। जांच हो रही है ना, कार्रवाई भी उनके ऊपर हो रही है। जिस प्रकार अभी आपने देखा होगा कि जो नेपाल से सटे बॉर्डर हैं, चाहे वो बहराइच हो, चाहे वो श्रावस्ती हो, चाहे बलरामपुर हो, सिद्धार्थनगर हो, लगातार आपने देखा होगा कि उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। उनके कागज जमीन, जिस प्रकार से अवैध मदरसे बने थे, जिस प्रकार से उस पर जो है मस्जिद बन गई थी, मजारें बन गई थी, जिस प्रकार से संदेहास्पद, तो कार्रवाई हुई। सरकार उस पर जांच कर रही है।
तुरंत तो कोई उसके ऊपर तुरंत जेल में तो डाला नहीं जाएगा, वरना तुरंत ये समाजवादी वाले और कांग्रेस वाले चिल्लाना शुरू कर देंगे। कोई अगर गलत पकड़ा जाएगा तो तुरंत तो सरकार गलत को नहीं परेशान करेगी, सही लोग ही सत्यापित होकर बचेंगे, जो गलत होंगे गलत के ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन और सुनिए, अभी समाजवादी के नेता या प्रवक्ता हमारे कह रहे थे कि हम उसका समर्थन करते हैं। अगर ये दोहरा चरित्र न अपनाएं तो आपके चैनल पर ये कह दे कि ये एसआरआई का और जो कागजों का सत्यापन हो रहा है, जो डिटेंशन सेंटर बन रहा है, इन दोनों बातों का इस चैनल पर समर्थन कर दे कि हाँ ये सही प्रक्रिया चल रही है और हम ये दोनों प्रक्रिया के साथ, चाहे एसआईआर हो उसकी बात चाहे उन्होंने कर दी। ठीक है, मैं विवेक जी से इसका जवाब लेता हूं। विवेक जी कुछ कहना भी चाह रहे हैं, मैं आता हूं आपके पास। विवेक जी, आप अपनी बात रख लें, इसके साथ साथ मैं आपसे यह भी समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से एक हमारे देश में किसी भी समय पर किसी भी सरकार ने अगर ये प्रक्रिया शुरू की है तो ये जरूरी थी। सवाल इस बात का भी है कि जो घुसपैठ, जैसे आपने हिंदुओं का जिक्र किया, तो हिंदुओं की संख्या आपको भी पता है और हो सकता है बीजेपी को भी पता हो सकता है कि सरकारी रिकॉर्ड में भी ये चीजें दर्ज हो, मतलब मैं एक बात कह रहा हूं। लेकिन दूसरी तरफ जो मुस्लिम घुसपैठ है, अब चूंकि इसमें हिंदू मुस्लिम है, जिस तरीके से ये पूरी घुसपैठ हो रही है और जो लोग पकड़े जा रहे हैं, या बांग्लादेश, आप पश्चिम बंगाल जाएं तो वहां जिस तरीके से लोग बांग्लादेश वापस भाग रहे हैं एसआईआर के मामले पे, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ी गड़बड़ थी, जिससे जो प्रक्रिया हमारे देश की सरकार ने शुरू की है उसमें कहीं ना कहीं कुछ भगदड़ तो मची है। देखिए, दोनों बातों का जवाब दूंगा बड़े मर्यादित शब्दों में। पहले तो मैंने एक सवाल पूछा था आपके माध्यम से अपने आदरणीय से कि यूपी में कितने डिटेंशन सेंटर है, ये तो बता दीजिए महोदय, कितने डिटेंशन सेंटर हैं यूपी में, और जो बन रहा है वो कहां, हम आपको बता देते हैं कि 17 निकायों में योगी सरकार नहीं, मैं बता रहा हूँ, गाजियाबाद में मात्र एक है जो कि मॉनिटरिंग सेंटर है, उसमें 100 लोगों को रखने की क्षमता है फिलहाल। उसके अलावा निर्देश जारी हुए हैं, कहां बनेंगे, कैसे बनेंगे, एसओपी क्या होगी, कैसे संचालित होंगे, उसका भी प्रारूप सामने नहीं आया है। ये आपकी बात थी जो मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी बात पे आता हूं। दूसरी बात यह है मेरी कि जो आपने एक सवाल पूछा, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, देश की इस तरह की घुसपैठ की अगर प्रक्रिया निरंतर जारी है, अब जैसे एसआईआर हो रहा है, असम में नहीं हो रहा है, और मैं आपको वास्तविकता बताऊं, मैं व्यक्तिगत मेरी अपनी क्षमता, पर्सनल कैपेसिटी पे बताऊं, मैं तो इसको एनआरसी मानता हूं, ये एसआईआर नहीं, मैं इसको एनआरसी ही मानता हूं, एनआरसी ही मानूंगा। पहले दिन से मैंने कहा है हर डिबेट में, ये एनआरसी है। उसका रीजन है, नागरिक सत्यापन करना और मतदाता का सत्यापन करना तो अलग बातें हैं। यहां नागरिक सत्यापन की बात भाजपा के लोग कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे। नागरिक सत्यापन की का प्रावधान एनआरसी में है। अगर आप मतदान के सत्यापन की बात करते हैं, मतदाता की, तो वो एसआईआर में मान सकता था। तो आप अपने शब्दों से ही हमें ये बात बता रहे हैं कि एनआरसी है। दूसरी बात पे तीसरी बात आपकी जो आई, मैं फिर कहता हूं, देखिए देश के पास सक्षम कानून है, आप कानूनों का इस्तेमाल नहीं करते। बंगाल, अब मौर्य जी का एक बयान आपने देखा, सुर्खियों में है 2 दिन से, मस्जिद तोड़ेंगे, मस्जिद बनने से नहीं रोकेंगे, मस्जिद तोड़ेंगे। तो ये मस्जिद बनने से रोकने के पक्ष में नहीं है, ये मस्जिद तोड़ने के पक्ष में है भाजपा के लोग। अभी से स्थिति क्लियर है। ये दूसरी अयोध्या का प्रकरण वहां दोहराना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मस्जिद बने ताकि हम वहां पे ऑपरेशन लोटस के माध्यम से फिर वही दृश्य पूरे देश को दिखाए, ध्रुवीकरण हो, तुष्टिकरण हो, नॉर्थ ईस्ट में बढ़ने के लिए आसान होगा इनके लिए। अपराधियों का राजनीतिकरण, उस पर तो मैं नहीं जाऊंगा, एडीआर की रिपोर्ट किसी और दिन रखेगा, बड़ी चर्चा हो जाएगी। लेकिन आतंकवाद का राजनीतिकरण कहीं ना कहीं भाजपा कर रही है, जो गलत है, और मैं इसके विरोध में हूं। कई पूर्व आतंकवादियों को इन्होंने पद दिया, टिकट भी दी जम्मू कश्मीर के निकाय चुनाव में, ये गलत है, ये गलत परिपाटी शुरू हो रही है। इस देश के हर राजनीतिक दल को इससे बचने की आवश्यकता है। दूसरी बात, देश के पास सक्षम कानून है। अगर किसी भी राज्य में घुसपैठ के मामले सामने आ रहे हैं इस तरह से, सेंटर के पास पूरी पावर है कि वो सीधे इंटरवीन कर सकता है, और वो सीधे इंटरवीन करके जो भी आवश्यक कदम है बिना स्टेट का इन्वॉल्वेशन लिए वो लागू करने का प्रयास नहीं कर सकता, वो लागू कर सकता है। ये नेशनल सिक्योरिटी की अथॉरिटीज हैं सेंटर के पास। प्रॉब्लम यह है, राजनीतिक मंतव्यों से जुड़े हुए लोग जब केंद्र में या व्यवस्थाओं में बैठते हैं तो उनका उद्देश्य राजनीतिक दलों का हित पहले होता है, राष्ट्र का हित बाद में हो जाता है। यही समस्या है कि हम जो आज ये जिस समस्या पे डिबेट कर रहे हैं, ये डिबेट का विषय बना हुआ है। और चर्चा की सबसे दुखद बात यह है कि मैंने 3 अपराधियों का तर्क उदाहरण के साथ प्रस्तुत कर दिया जो बीजेपी से जुड़े थे, उस पर इन्होंने एक शब्द नहीं कहा। ठीक है, मैं आखिरी मिनट है मेरे पास, मैं चंद्रमोहन जी, आप इस पूरी बात को किस तरीके से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? आपका कंक्लूजन कमेंट क्या है?
शेखर जी, SIR हो रहा है, इससे इनको दिक्कत क्या है? मतदाता सूची अगर सही हो रही है तो दिक्कत क्या है? दिक्कत कोई नहीं होनी चाहिए। उसमें कई लोगों का कई बार रिपीट हो जाता है, कई लोग खत्म हो जाते हैं। क्या मैंने कहा कि मुझे दिक्कत है कहीं से? सुन लीजिए। और दूसरी बात, ये बार बार कह रहे हैं, इनकी भाषा सुनिए, ये किसका समर्थन कर रहे हैं? अभी भी इनका समर्थन अगर आप देखेंगे तो इनका किसके प्रति है? ये लोग बता रहे हैं जो आतंकवादियों पर से मुकदमे वापस लेते हैं उन, और जो कार्रवाई अधिकारी, पुलिस अधिकारी उन पे करता है, उनके ऊपर इन लोग कार्रवाई करते हैं और आतंकवादियों को बचाते हैं, मुकदमे वापस लेते हैं। वो तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया था और इन लोग राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। ये लोग राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, जो आतंकवादियों पर से मुकदमे वापस, आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं, जो भारत माता के टुकड़े टुकड़े करते हैं, उनके पक्ष में ये खड़े दिखाई देते हैं। आज भी ये आंख के अंधे हैं कि कितने घुसपैठिए आज हमारे पास, हमें समय इतना ही है हमारे पास में, लेकिन इसमें बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विवेक जी आपका भी बहुत शुक्रिया और चंद्रमोहन जी आपका भी बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा, SIR को लेकर जो चीजें थी उसको भी क्लियर किया। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों को लेकर लगातार योगी सरकार सख्त होती नजर आ रही है, वो तस्वीरें हमें हूबहू दिखाई दे रही है कि डिटेंशन सेंटर को लेकर लगातार चीजें बदलती नजर आ रही हैं। घुसपैठियों के लिए अब बायोमेट्रिक जो कह सकते हैं प्रोफाइल, वो भी तैयार किया जा रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं इसे लेकर क्या कुछ योजनाएं और बनकर उभर कर आती हैं, लेकिन ये भी बात तय है कि जितनी चीजें सरकार करेंगी सवाल उतने उठते भी नजर आएंगे। विपक्ष अपने सवाल रखेंगे, तर्क वितर्क होता रहेगा और इसी तर्क वितर्क को लेकर हम आपके पास हमेशा मौजूद रहेंगे। इसी के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आज की खबर। हमें दीजिए इजाजत।